अगला लिखो एलिमेंट यानी तत्व। अब बताओ तत्व किसको बोलते हैं? तत्व मीन्स तत्व में उपस्थित सभी परमाणु क्या होते हैं? समान। एक ही प्रकार के परमाणुओं का एक ग्रुप या समूह क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। तत्व में सभी परमाणु समान होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट ये लिखो, तत्व में उपस्थित सभी परमाणु समान होते हैं। तत्व में उपस्थित सभी परमाणु समान होते हैं। तो एलिमेंट में सभी परमाणु क्या बिल्कुल ही समान है। और तत्व जो है ना, इस तत्व की अवधारणा देने वाला पहला वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले तत्वों को दर्शाने का प्रयास किया, और उसमें किसका नाम आता है? ये नाम याद रखना है, बर्जिलियस। तो अगर ये आज ने तत्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तब किसका नाम आएगा? बर्जिलियस। तो एक पॉइंट ये लिखो, तत्व की अवधारणा बर्जिलियस के द्वारा दी गई। तत्व की अवधारणा बर्जिलियस के द्वारा दी गई। बर्जिलियस ने एलिमेंट के बारे में बताया। अब देखो तत्व में किस टाइप से प्रश्न बनेंगे। प्रश्न में एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका करेंगे पहले हम। अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके में से आता है। या फिर थ्योरेटिकल पार्ट जो आएगा एलिमेंट का, और थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर इसके अलग अलग हम 4-5 टर्म्स पढ़ेंगे अलग अलग, जैसे आइसोटोप, समस्थानिक, आइसोबार, समबारिक, आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर्स, डायस्टर्स, आइसोडायाफर्स, है ना। इनके बारे में होते क्या ये, और इसमें एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न आएंगे। और फिर एलिमेंट के अंदर थोड़ा सा एक अलग से पॉइंट आएगा, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटा या रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन से हैं और उनके यूज कहाँ काम में आते हैं, कैंसर के उपचार में किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक को काम में लेते हैं, पूछते कई बार। कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उनका यूज क्या है, किस तरह से इसके अंदर कौन कौन सी बातें याद करनी है, वो सारा किस में आएगा? इस एलिमेंट वाले पार्ट में। और सबसे पहले जो हम करेंगे वो है इस एलिमेंट को दर्शाने का तरीका करेंगे, और उस तरीके में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का देखेंगे। तो फर्स्ट लिखो पहला हेडिंग, तत्व दर्शाने का तरीका। फर्स्ट लिखो तत्व दर्शाने का तरीका। तत्व दर्शाने का तरीका। अब इस एलिमेंट में देखो कौन कौन सी बातें याद रखनी है। ये कोई तत्व एक्स है, एक्स क्या है? कोई तत्व यानी एलिमेंट है, ये तत्व है। और आपको लिखा हुआ मिलेगा ना एग्जाम वगैरह में जो भी है, तो उसमें आपको एक नीचे संख्या लिखी हुई मिलेगी ऐसे जेड, और एक संख्या ऊपर लिखी हुई मिलेगी तो बोलते हैं ए। और नीचे वाला जो मान है ना ये इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या बोलेंगे? इसको परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहेंगे। और ऊपर लिखा हुआ जो है ना ये मान, इसको क्या बोलते हैं? इसको मास नंबर या द्रव्यमान संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसको मास नंबर या इसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब यहाँ याद क्या रखना है कि नीचे वाला मान जेड जो है ना ये सदैव कभी भी भिन्न संख्या में नहीं आएगा। इसका मान हमेशा 1, 2, 3, 4 पूरी संख्या के अंदर रहेगा। और जेड जो है ये चाहे किसी एलिमेंट पर प्लस माइनस कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, जेड का मान कभी परिवर्तित नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, मी आ जाए, है ना, आंधी में कुछ भी आए, लेकिन इसका मान कभी चेंज नहीं हो। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। यहाँ भी 6 है, तो घर पे खाना खाओगे तब भी क्या रहेगा? वो सही रहेगा। तो इसका मान कभी चेंज नहीं होता। और ये परमाणु क्रमांक जो होता है ना, उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है सदैव। इसके प्रोटॉन की संख्या। तो अगर पूछ लेना लिख के कि इस एलिमेंट में प्रोटॉन की संख्या बताओ, ये कंडीशन आ जाए, तब आप उसमें एलिमेंट में नीचे वाला मान चेक कर लो। नीचे वाला जो मान लिखा हुआ वो क्या है? उसमें प्रोटॉन की संख्या। तो हमेशा जेड प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। और ऊपर वाला मान है ना ए, इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान
संख्या बोलते हैं। और ये जो मान है, ये मान हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों की संख्याओं का कुल सम यानी कुल योग है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जोड़ने के बाद जो टोटल संख्या आएगी वो क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो अगर ऊपर लिखा हुआ कार्बन 6, ऊपर लिख दिया 12, इसका मतलब कार्बन के अंदर 12 क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग 12 है। और हमें अधिकतर न्यूट्रॉन निकालना पूछते हैं, तो न्यूट्रॉन निकालोगे ना यूं। तो अब देखो ये तो प्रोटॉन है, ऊपर क्या है, प्रोटॉन प्लस ए न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकाले तो क्या करें, ये घटा दे, एन बचेगा। इसका मतलब ऊपर वाले मान में से क्या कर दें, नीचे वाला मान घटा दें। तो कई बार डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला पूछते हैं, किसी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, तब क्या लिखेंगे, एन बराबर ए माइनस ए जेड होता है। क्या होता है, ए माइनस जेड या ए माइनस पी कर दो, आपकी एक ही बात है। ए माइनस जेड या ए माइनस पी होता है। उसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ऊपर वाले मान में से आपको नीचे वाला मान क्या करना है, घटाना है। एक तो ये। और अगर परमाणु उदासीन हो, उदासीन का मतलब जैसे अभी आप हो रहे हो, उदासीन मतलब है यानी न्यूट्रल, यानी चार्ज बराबर हो। चार्ज बराबर मतलब जितना प्लस चार्ज उतना ही क्या हो। और परमाणु प्लस किससे होता है, प्रोटॉन से, और माइनस किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। जब ये उदासीन रहेगा, ध्यान रखना, जिसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं हो, उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर रहता है। अगर परमाणु क्या हो, बिल्कुल न्यूट्रल हो, उदासीन हो। और अगर उदासीन नहीं है, किसी पर कोई प्लस या माइनस आवेश आ जाए, उस कंडीशन में अगर प्लस चार्ज आएगा ना, इसका मतलब उस परमाणु या एलिमेंट में क्या हुआ, उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अगर प्लस आ गया, जैसे कह दें कि कोई एलिमेंट या कोई परमाणु ए है, या लगा दिया +1, इसका मतलब इस ए के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे ना पहले, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक बार चला गया। अगर यहां कहते 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अगर कहते हैं यहाँ 3, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। और अगर ये आ जाए ऊपर A-1, माइनस का मतलब पहले अगर मान लो 10 थे, अब कितने हो गए, 11, एक बढ़ गया पहले से। -2 मतलब 2 बढ़ गए। तो माइनस आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि को दर्शाएगा, और प्लस आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी को दर्शाएगा। ये याद रखना है, ये अब उदासीन नहीं है। लेकिन जब उदासीन होगा ना, तब प्रोटॉन बराबर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा उदासीन में। तो प्लस और माइनस लगने से केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होता है, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं होता। अगर प्लस लगा के पूछ ले न्यूट्रॉन बताओ इसमें कितने न्यूट्रॉन या कितने प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहे उदासीन हो, चाहे धनावेशित हो, चाहे ऋणावेशित, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन सब में सेम ही रहते हैं। केवल चेंज किस में होंगे, आवेश वाले में इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होगा। तो आपको एक तो ये दर्शाने का तरीका आना चाहिए। फिर इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो करेंगे हम। पहले इसको लिखो, ये तत्व है, इसमें नीचे वाला मान क्या है, परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला मान क्या है, द्रव्यमान संख्या है, और जेड है प्रोटॉन की संख्या के बराबर, और ऊपर वाला ए है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग है। और एन का मान निकालना है तो A-Z, ये फॉर्मूला याद रखना। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछते हैं, किसी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या होगी तब A-Z याद रखना है। और एलिमेंट में अगर प्रश्न आएगा ना, तत्व में अगर प्रश्न आता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आता है। हर बार आपसे जरूर पूछेंगे किस तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालने। लिख लिया। और ये लिख लेना उदासीन परमाणु के लिए में
उदासीन परमाणु में क्या होगा, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन परमाणु के लिए। और फिर नीचे अलग से एक लाइन और लिखो, और क्या लिखोगे, धनावेशित व ऋणावेशित परमाणु में, धनावेशित व ऋणावेशित परमाणु में केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होता है, में केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो एग्जाम में किस टाइप से इसमें प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न लिखो फर्स्ट नंबर 1, या एक बार रुको, पहले एक बार आप निकालने का तरीका देख लो। ऐसे कुछ भी लिखा हुआ आ जाए कि जैसे यहां तत्व या कोई आयन लिखा हुआ आ जाए या कोई परमाणु लिखा हुआ आ जाए, और उसमें क्या करना आपको, फिर एक तो इसका जेड का मान बताना है, उसमें जेड कितना है, जेड पहचान लोगे आप से दूर से देख के हैं। और फिर एक आपको प्रोटॉन की संख्या बतानी है। अगर जेड आपको पता है तो क्या पता है, फिर आपको प्रोटॉन की संख्या भी क्या है पता है। फिर आपको ए का मान बताना है, ए मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाला ये मान बता दोगे आप। फिर इससे आपको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या आप निकाल सकते हो, ऊपर वाले मान में से नीचे वाला मान घटा के न्यूट्रॉन निकालने। फिर आपको इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, ये 5-4 बातें आपको निकालनी आनी चाहिए। अब आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। या तो कोई एलिमेंट या आयन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लिख देंगे, और आपको बिल्कुल स्पष्ट तत्व लिख के ऊपर और नीचे वाले मान लिखे हुए मिलेंगे। लेकिन आप ये अपेक्षा करो कि लिखे हुए न मिले, क्यों, संभावना कम है अब लिखने की। कारण क्या है, सीधा लिखेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे। अब स्टेटमेंट लिखेंगे तब आपको क्या करना है वो देखेंगे। पहले ये देखो एक बार, अब जैसे ही लिख दिया, ये आ गया कार्बन 6-12, है ना। एक लिख दिया जैसे नाइट्रोजन 7, यूं 15, इस तरह से। एक लिख दिया जैसे कैल्शियम 30-40, ऐसे। एक लिख दिया जैसे S-2 16-32, कुछ भी लिख दें यहाँ तो लिख के। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो। इन्हें कितने 2-3 लिखे हैं ना, ये 4, कितने 5 है, ये 6 है, ये 4, ये 4 है। 2 और आपको लिखने हैं, 6 करने हैं, अपने हिसाब से लिख लेना आप बाद में, है ना। अब देखो जेड का मान बताओ कितना है, नीचे वाला मान जेड का है, इसमें 7, इसमें 30, इसमें 16। फिर पी का मान, प्रोटॉन की संख्या जेड के बराबर ही रहेगी, चाहे प्लस आ जाए चाहे माइनस। इसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता। परमाणु क्रमांक बोलते हैं या एटॉमिक नंबर, जिसकी अवधारणा मोजले के द्वारा दी गई। बाद में लिखाएंगे आपको, एलिमेंट वाला आगे लिखाएंगे ना पूरे, आवर्त सारणी थोड़ी सी बताएंगे करने का तरीका। तब यहाँ कितना है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने हैं, ये सॉरी प्रोटॉन कितने 7, यहाँ कितने हैं 20, और यहाँ कितने हैं, तो जेड के बराबर होंगे प्रोटॉन की संख्या। फिर आपको ए बताना है, ए मतलब ऊपर वाला मान, ऊपर कितना है, ये 12, यहाँ कितना है 15, फिर यहाँ पर कितना है 40, फिर यहाँ कितना है 32। बहुत इजी सा ये, यहाँ तक बिल्कुल जोर नहीं आया। अब न्यूट्रॉन निकालने हैं। अब थोड़ा सा आपको घटाना भी आना चाहिए। ऊपर वाले मान में से नीचे वाला मान क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो 12 - 6 है, फिर यहां 15 - 7 8 5, 40 - 20 30, और 32 - 16 16। इलेक्ट्रॉन अगर उदासीन है,
अभी लिखा हमने, अगर उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर। अब ये न्यूट्रल उदासीन ही है, कितने प्रोटॉन है चेक कर लो, 6, यहां 7, फिर यहां। अब देखो पहले अगर प्लस चार्ज नहीं था, जब प्लस चार्ज नहीं हो उस अवस्था में अगर Ca होता सीधा ही, तब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते, 20, प्रोटॉन के बराबर होते 20 होते, 20 के बराबर। अब +2 का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 20 में से 2 गए 18, तो यहां 18 है। यहां देखो पहले कितने थे, 16 थे उदासीन में। अब -2 का मतलब है 2 और आगे, 2 आते ही 16 और 2 कितने हो गए, 18 हो गए। इस तरह से आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है निकालने आने चाहिए। लिख लो जल्दी से एक बार इसको। एक दो आप और लिखना नीचे खुद अपने हिसाब से, हैं। हाँ अभी आएंगे और आगे बहुत सारे आएंगे ऐसे। N7 14, साइज होता है 14 होता है, 15 ये आइसोटोप है, ये कार्बन 6 12 6 13 6 14, नाइट्रोजन के 2 ही है मेन। आपको जब लिखाएंगे ना तत्व के फैक्ट लिखाएंगे, फैक्ट मतलब तथ्य लिखाएंगे, उसमें लिखाएंगे आपको फिर कितने आइसोटोप होते हैं, कितने एलिमेंट है, मतलब ये जो याद करने वाली बातें है ना एक एक लाइन की लास्ट में। जल्दी लिखो, एलिमेंट लिख लो, उसके बाद आगे वाले मान, गर्दन दर्द करने लगेगी ऊपर नीचे ज्यादा करोगे तो। सीधे मान लिखने हैं ये, बार बार क्या देख रहे हो बोर्ड की तरफ, 6 लिखे हैं तो भी बोर्ड की तरफ 3 बार देखे। तो 6 कहीं आजकल लिखना चेंज तो नहीं हो गया, 6 को वैसे लिखते हैं जो पहले लिखते थे वही है, 7 भी वैसे ही है। अब 7 एक 7 दोनों अंतर है ना यूं, पिछली बार है ना रिट में एक बच्चे ने पूछा यूं, इस बेटा जी पढ़ा रहे थे ना यूं मैथ, तो यूं ऐसे होता है ना मैथ में, यूं करते 4 उसके बाद यूं 5, क्या ये पर में मिलान चिन्ह है क्या, ये मिलान चिन्ह। लड़के ने कहा सर खाली किताब में तो यो यूं दे रखे हैं। हाँ कौन सा सही है, तो बेटा जी कहा ये तो बात तो गंभीर ही है, अलग अलग दे रखे हैं किताबों में, किसी में ऐसे किसी में ऐसे, बाद में डिलीट हो गया था वो है। हाँ ऊपर वाला ये स्टैंडर्ड तो ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में आती है, लगा मार सी आई हूँ कि को नहीं गया, आई थी ना। हाँ अब दोबारा भी आज का ध्यान रखियो, लिख लिया। अब देखो एग्जाम में पर्सन जो आएंगे ना वो कैसे आएंगे, ये तो है सामान्य चीजें। अगर आपको कोई एलिमेंट लिखा हुआ मिल जाए ना यूं, उस अवस्था में किस तरह से आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब इस पर्सन को थोड़ा सा और बढ़ाएं आगे, और कर्मचारी चयन बोर्ड तो बहुत ही बढ़ाएगा, है ना। और कैसे बढ़ाएगा देखो, अब एग्जाम में आरपीसी में क्या क्वेश्चन पूछा गया, इस तरह से प्रश्न किया गया, लिखना साथ साथ में आप भी लिखना, इस तरह से लिख दिया कि द्विविधनावेशित जिंक आयन, द्विविधनावेशित जिंक आयन की द्रव्यमान संख्या का मान, द्रव्यमान संख्या का मान 70 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या होगी
तो न्यूट्रॉन की संख्या होगी, अब पहला ऑप्शन यूं था 38, दूसरा 39, तीसरा 30 और चौथा 70। इस तरह से कि द्विविध आवेशित जिंक आयन के लिए द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर ऑफ डबल चार्ज जिंक आयन कितना है 70। तो क्या कैलकुलेट करना है इसमें, न्यूट्रॉन की संख्या को आपको कैलकुलेट करना है। अब ज्यादातर ने क्या किया ऐसे, जिंक की अब द्विविध आवेशित +2, द्रव्यमान संख्या का मान 70। अब इसका मतलब इस प्रश्न में आपसे अपेक्षा की गई आपको 30 तक परमाणु क्रमांक आता है, और 30 किसका है, जिंक का है। अब आपको कह दिया कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो ऊपर वाले मान में से नीचे वाला मान घटाएंगे। तो ये किस लिए दिया है कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो क्या किया, 70 - 30 40, 2 कम हो गए 38। सबसे पहला ऑप्शन 38 ही है, ताकि बच्चे के दिमाग में कोई दोबारा गलत बात ना आ जाए। तुरंत क्या है 38 कर दिया यूं। लेकिन अभी कहा था प्लस या माइनस लगने से केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होगा, न तो न्यूट्रॉन चेंज होंगे न प्रोटॉन चेंज होंगे। जो आ रहे हैं आपको वही करना है, इधर आपको ध्यान नहीं देना है। ये आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए लगाया गया है, ताकि चार आंखें आराम से इसको देख सके। अब देखो 70 - 30 कितना आ जाएगा, इसमें कितने न्यूट्रॉन आएंगे, 40 ही आएंगे, ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न और इसी तरह से सेम यही प्रश्न है ना, और जहां लिखा ना जिंक वहां लिख दो आयरन या लिख दो फेरस। सेम ही लिखना है, द्विविध आवेशित फेरस आयन की द्रव्यमान संख्या का मान 56। एक बार ये आया आरपीसी के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर, द्विविध आवेशित फेरस आयन की द्रव्यमान संख्या का मान, द्रव्यमान संख्या का मान 56 है, 56। तो न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। अब वापस वैसे ही करना है, एफ ही लिखो है ना, ऐसे एफ ही लिखा, कितना है 56, द्विविध आवेशित। अब परमाणु क्रमांक आपको आना चाहिए, कितना होता है आयरन का 26, घटा दो ये, तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे 56 - 26 कितना आ गए 30, इसमें 30 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ये तो इजी सा पूछ लिया आपसे, यूं न्यूट्रॉन निकालना कर सकते हो ना ये। अब देखो एक प्रश्न और लिखो और अगले में लिखो, यदि यदि M+2 आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 है, तो M-2 आयन में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या होगी। M+2 आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 14, तो M-2 आयन में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बताइए। तो आप बता दो, मैं लिख देता हूं, फिर इसको हम चेक कर लेंगे। कितने निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब कई बार ध्यान रखना ऑप्शन में है ना, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होती है। तो ऑप्शन में दो ऑप्शन लिखते हैं ऐसे एक जैसे, इसमें एक में इलेक्ट्रॉन पहले एक में प्रोटॉन पहले। जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते क्रमशः पे, और जब क्रमशः पे ध्यान नहीं देते ना, फिर इसी क्रम में लिखना हमें, इलेक्ट्रॉन पहले उसके बाद किसका आएगा प्रोटॉन। कितने आए इलेक्ट्रॉन बताए हैं 18 बता रहे हो, और प्रोटॉन है 16 है।
देख लेना अभी। अब देखो क्या दे रखा है हमें कि M+2 आयन दे रखा है पहले, क्या है M+2 आयन, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने हैं 14 हैं। सबसे पहले अगर ऐसे आ जाए ना प्लस माइनस वाले, तो आप सबसे पहले इसको उदासीन में चेंज करो। जल्दबाजी में क्या करते हैं, M+2 में 14 इलेक्ट्रॉन, M-2 में 2 जुड़ गए, 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन। यहां कितने हैं 18। तो M+2 से M-2 तक कितना परिवर्तन हुआ है, 4 का परिवर्तन होना है कि 2 का, लग रहा है ऐसे। +2 से -2 गए 2 इलेक्ट्रॉन, +2 से पहले M में जाएगा, M के बाद फिर -2 में जाएगा, यानी M+2 है ना, इसको आप 2 इलेक्ट्रॉन दोगे ना, यूं जोड़ोगे इसमें, तब क्या बनेगा M बनेगा। इसका मतलब यहां 14 थे, अब कितने हो गए, यहां 16 हो गए। अब उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन के, तो यहां प्रोटॉन भी कितने हो गए 16। फिर -2 करना है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन और आगे, 2 और आगे, तब क्या बना ये -2। इसका मतलब यहां 16 थे, अब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 18। अब बताओ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन की चेंज हो रहा है, प्रोटॉन यहां निकाल लिया हमने, 16 ही रहेंगे। तो मतलब किया गया एलिमेंट क्या है, सल्फर है वो, तो यानी यहां कितना रहेंगे इसके 16। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 18, प्रोटॉन कितने होते हैं 16। ऐसे आगे पीछे करवा अध्ययन करा हुआ, तब आप उसको क्या करेंगे, पहले उदासीन में चेंज करके देख लो या किसका किस में परिवर्तन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकल रही है या को दे रहे हैं हम, उस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो। अब यहाँ कह दें, इतना लिख के कह दें तत्व होगा, सल्फर क्लोरीन ऑक्सीजन लिख दें 4, एलिमेंट कौन सा होगा, तो उसके लिए आपको परमाणु क्रमांक पता हो, तब आप परमाणु क्रमांक निकालेंगे। कितना आया, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के बराबर 16 है, तो एलिमेंट क्या है सल्फर आ जाएगा ऐसे। इस तरह से थोड़ा सा आगे आगे पीछे प्रश्न आ जाए ऐसे, तो आपको थोड़ा करने का तरीका आना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा आराम से तसल्ली से करोगे ना, तो अपने आप उत्तर आ जाएगा। ये कर सकते हो ऐसे आ जाए तो एक तो डायरेक्ट आ जाए, कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ, वो सबसे सिंपल वही चीज है, या फिर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए, आप एलिमेंट खुद बनाओ, उस पर चार्ज लगाओ, ऊपर नीचे लिखो मान, थोड़ा सा और बढ़ गया मान वो, तब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना, या फिर इस तरह से प्लस माइनस लगा के थोड़ा आगे पीछे करके इसमें इतने थे इसमें कितने होंगे ये पूछ ले, तब थोड़ा सा आप तसल्ली से एक बार उसको लिखो, चीज को क्या दे रखा है, किसमें किसका परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन और इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है या दे रहा है, उस हिसाब से आप साथ साथ जोड़ते जाओ, सारे मान अपने आप क्या है निकल जाएंगे। ये एक तो क्या है, एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको काउंट करनी आनी चाहिए, कर सकते हो ना, ये इजी सा ही है, हाँ या ना है, सुनाई दे रहा है ना ये। इसके बाद अब ये एलिमेंट है ना, अब इस तत्व के अंदर एक छोटा सा पॉइंट याद करना आपको, इसके अंदर एक तो था समस्थानिक क्या होते हैं, एलिमेंट जहां नाम आएगा ना वहां उन तत्वों के अलग अलग क्या है 4-5 टर्म्स आएंगे अलग अलग, उनमें एक समस्थानिक, एक समबारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, है ना, डायाफर्स या आइसो डायाफर्स बोलते हैं, या एक आइसोस्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये 5 हमें पॉइंट करने हैं। अब इन 5 पॉइंटों में एग्जाम में प्रश्न कैसे, सीधे प्रश्न कोई नहीं आता आजकल, कार्बन 6-12 का समस्थानिक होगा, ऑप्शन में कार्बन 6-13, ऐसा आजकल प्रश्न आने क्या हो गए, बंद हो गए, क्योंकि बच्चे ज्यादा होशियार हो गए हैं, इसलिए इस लेवल के प्रश्न अब नहीं आएंगे। अब समस्थानिक में क्या पूछते हैं, समस्थानिक की कुछ प्रॉपर्टीज है, हम याद क्या करते हैं कि समस्थानिक किसे कहते हैं, याद कर लेते हैं, वे तत्व है जिनमें परमाणु क्रमांक का मान समान, द्रव्यमान संख्या का मान भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं, जैसे कार्बन 6-12, 6-13, 6-14। अगला पॉइंट याद कर लिया बस। अब प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से समस्थानिक के लिए सही कथन है। नंबर 1, समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। नंबर 2, समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक में भौतिक गुण समान होते हैं। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो हमने तो याद किया कार्बन 6-12, 6-13, 6-14, अब ये कहाँ से आ गया,
तो इसलिए समस्थानिक में समस्थानिक है क्या, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद होना, तभी आप सत्य और असत्य कथन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। तो नीचे अलग से हेडिंग लिखो आप, और इसके इंग्लिश वाले नाम जो है ना इन टर्म्स के, वो आपको याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार है ना समस्थानिक लिखा हुआ नहीं आता। क्या लिखा हुआ आता है, इंग्लिश का नाम हिंदी में लिखा हुआ आता आइसोटोप है, आइसोटोप ऐसे, क्योंकि आगे है ना ये आइसोटोप शब्द है ना, आगे एक शब्द के साथ मिल जाएगा आगे जाके, फिर वो आइसोटोन है, प्रश्न आएगा इस फुलाने फुलाने का आइसोटोन है, और दिमाग में चलता है आइसोटोप, उत्तर करते आइसोटोप वाला, लेकिन वहां तो आइसोटोन है, टोन न मतलब न्यूट्रॉन, आइसोटोप है पे मतलब प्रोटॉन, तो अलग अलग चीजें हैं वो। तो फर्स्ट लिखो, पहला हेडिंग लिखो समस्थानिक, फर्स्ट लिखो पहला समस्थानिक। और क्या बोलते हैं समस्थानिक को, आइसोटोप, याद रखना है ये आइसोटोप। पे मतलब प्रोटॉन, जिनमें प्रोटॉन समान हो, और प्रोटॉन मतलब नीचे वाला मान प्रोटॉन किसको बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, इसका मतलब जिसमें परमाणु क्रमांक क्या हो, समान। एक तो लिख लो आप अपनी वाली परिभाषा जो आप याद करते हो, वो तो लिखानी पड़ेगी, नहीं तो आप उदासीन हो जाओगे। लिख लो एक लाइन, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक का मान समान, जिनका परमाणु क्रमांक का मान समान, व द्रव्यमान संख्या का मान भिन्न भिन्न हो, व द्रव्यमान संख्या का मान भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। यानी आइसोटोप समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल याद करने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरण है ना, एग्जाम्पल इसका ये आइसोटोनिक है, आइसोटोप है, रट रहे हो कार्बन के, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको एग्जाम के अंदर लिखे लिखाई मिलेंगे। सिर्फ एग्जाम में काम एक ही करना है, क्या है, पहचानने का, जो पूछा है उस चीज को पहचानना बस, बाकी याद करना कुछ नहीं है, क्योंकि लिखा अगर आइसोटोप आएगा तो इसका आइसोटोप है, अब किसका आइसोटोप कौन होता है कैसे होता है वो अगर आपको बताए तो आप किसी का भी लिख सकते हो, याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, जैसे कार्बन 6 14 ऐसे। जैसे लिख दे हाइड्रोजन के समस्थानिक H11 H12 H13, H11 है इसको लिखते हैं ऐसे, P11 भी लिखते हैं, H12 को T12 लिखते हैं ऐसे, H13 को T13 लिखते हैं ऐसे। क्या ये प्रोटियम, और ये क्या है, ड्यूटेरियम, और ये क्या है, ये ट्राइटियम। और याद रखो समस्थानिक जो होते हैं ना, कोई भी समस्थानिक हो, अगर कहते कार्बन के समस्थानिक तो उनका कोई नाम नहीं है, आप डायरेक्ट बोलेंगे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये समस्थानिक। नाइट्रोजन के समस्थानिक N14 N15 ऐसे। हाइड्रोजन के समस्थानिक जो है ना, ये एकमात्र ऐसे समस्थानिक जिनके नाम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये इनके नाम है, बाकी किसी समस्थानिक के नाम नहीं होते। जिस तत्व का होता है उसका आगे उसकी मास नंबर को लगा के उसको बोलते हैं। अब देखो तत्व लिखा है ना परिभाषा मैंने, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, पहला शब्द क्या लिखा है समस्थानिक में, एक ही तत्व के लिखा है ना, इसका मतलब ये कार्बन 12 13 14 सब में एलिमेंट क्या है, एक ही तो है, ये कार्बन का, ये भी कार्बन का, और ये भी। याद रखो समस्थानिक में तत्व क्या हमेशा समान रहता है। अब देखो याद क्या रखना है, और याद रखने में कौन सी बात सही है कौन सी गलत है,
अगर ये आ जाए, अगर आप भूल भी जाओ ना कौन सी सही है कौन सी गलत, तो उसको आप इस समस्थानिक से निकाल सकते हो। कोई आप दो समस्थानिक ले लो अपनी मर्जी से। जैसे मैंने ले लिया कार्बन 6 12, एक ले लिया कार्बन 6 13, दो ले लिए समस्थानिक। अब इनके लिए आप सारे मान निकाल के चेक कर लो कौन कौन से मान समान आएंगे कौन कौन से अलग। अब याद करने की जरूरत नहीं है। देखें, अब देखें जेड, देखें 6, यहां भी प्रोटॉन, देखें यहां भी 6, यहां भी 6। द्रव्यमान संख्या देखें, यहां 12, यहां 13। न्यूट्रॉन की संख्या देखें, यहां 6 और यहां 7। तत्व क्या है? कार्बन। सारे दोनों क्या है? समान। अगर इस कार्बन को जलाओगे तो CO2, जैसे कार्बन प्लस O2 क्या बना? CO2। इसको जलाया तब भी कार्बन प्लस O2 क्या बना? CO2। और कार्बन का जलना भौतिक गुण है रासायनिक गुण है? रासायनिक गुण। भौतिक गुण कौन से होते हैं? रंग कैसा है, गंध कैसी है, उसका संरचना कैसी है, क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय है, या जल में घुलता है या नहीं घुलता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है इनको बोलते हैं फिजिकल या भौतिक गुण बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया वाली प्रॉपर्टी आ जाए ना, इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, चेंज हो जाए वहां, वो कौन सी होती है? केमिकल या रासायनिक गुण होते हैं। तो अगर कार्बन को जलाओगे तो वही बनेगा जो इसमें बनेगा, वो इसमें बनेगा। इसका मतलब समस्थानिक में रासायनिक गुण भी क्या रहते हैं? समान। क्या रहते हैं? रासायनिक गुण भी समान। और भौतिक गुण में क्या आता है कि स्थायित्व भी आता है। कौन सा कितना स्थायी है, ये किस में आता है? भौतिक गुण में। और आपसे कहते हैं कार्बन 6 12 13 14, और ये कहते हैं 99.9% प्रकृति में कार्बन 12 ही होता है। कार्बन 13 उससे बहुत ही कम, बहुत ही 0.00 ऐसे। और कार्बन 14 तो और भी बहुत है, सबसे कम मात्रा में। इसका मतलब सबसे अधिक कौन सा है? कार्बन 6 12, उससे कम 13, उससे कम। और प्रकृति में कौन सी चीज अधिक पाई जाती है? जो अधिक क्या हो? स्थायी हो। इसका मतलब कार्बन 12 जो है सबसे अधिक स्थायी इन तीनों में, उससे कम 13, और सबसे कम स्थायी कौन सा है? 14। क्यों होता है इसके आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है स्टेबिलिटी रेशियो, स्थायित्व अनुपात, और वो क्या होता है? क्या लिखते हैं? N/P, न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन अनुपात। पढ़ा कभी बीएससी में आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। और जिस एलिमेंट के लिए N/P का मान 1 आ जाए ना, वो सबसे अधिक स्थायी होता है। अगर 1 से अधिक आ जाए तो स्थायित्व क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा। अब देखो कार्बन 6 12 में देखें ना, तो यहाँ कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन है? 6 तो है। 6/6 यानी कितना आ गया? 1 आ रहा है इसके लिए। फिर कार्बन 13 का देखें ना, तो न्यूट्रॉन 7, प्रोटॉन 6, 7/6। अब उत्तर 1 से क्या हो गया? थोड़ा ज्यादा हो गया ना। फिर कार्बन 14 देखें तो न्यूट्रॉन 8, प्रोटॉन 6, तो 8/6। तो N यानी N/P का अनुपात 1 से और भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसलिए 12 वाला अधिक स्थायी है। और जो अधिक स्थायी होते हैं, इसका मतलब स्थायित्व अलग अलग है, तो भौतिक गुण क्या है? स्थायित्व वाला ही तो है। इसका मतलब भौतिक गुण क्या होंगे? अलग अलग। याद रखो समस्थानिक के भौतिक गुण तो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान। अब देखें समस्थानिक में क्या क्या चीजें समान है। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समस्थानिक में तत्व समान होता है, समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिक में क्या भिन्न होता है? समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या का मान भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक में भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो अलग क्या है, समान क्या है? इसी पे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है फिर कि समझताने के लिए कौन सा कथन सत्य या असत्य है। 1-2 पॉइंट उल्टे लिख देंगे, ये गुण समान या असमान, जो उल्टे लिख देंगे तो उसको आपको छांटना है। एक तो समस्थानिक है क्या, पहचानना आना चाहिए। याद रखो समस्थानिक हमेशा एक ही तत्व का होता है, एक एलिमेंट का। अगर कार्बन का पूछा है तो आपको ऑप्शन में कार्बन ढूंढना है। कार्बन 6-12 का समस्थानिक तो आपको ऑप्शन में कार्बन में लिखा हुआ मिलेगा, उसका कार्बन का 6 नीचे रहेगा फिक्स, ऊपर वाला मान बदल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? उसका समस्थानिक। और दूसरा
इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तब हम क्या करना है, तो थोड़ा ये ध्यान रखना है। अगर भूल भी जाओ ना, याद करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रोटॉन समान है, न्यूट्रॉन समान है, अगर ये समान है, ऐसे दो लिख के आप निकाल के देख लो वहां, फिर उसके बाद आप मैचिंग कर लो कि हमें ऑप्शन में क्या दे रखे, उस हिसाब से आप उस ऑप्शन को छांट सकते हो। ठीक है ना। तो इसमें लिखो फिर अगला पॉइंट, एग्जाम्पल लिख लिया ना, जैसे ये समस्थानिक के कहलाते हैं, फिर एक दो एग्जाम्पल लिख लो यूं, ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। लिख लिया। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, समस्थानिक में समान गुण, सेम प्रॉपर्टीज इन आइसोटोप। समस्थानिक में समान गुण अब कौन कौन से हैं, आगे लिखो डैश करके, समान गुण में आगे लिखो डैश करके कौन कौन से हैं। नंबर 1 परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। नंबर 1 परमाणु क्रमांक। नंबर 2 प्रोटॉन की संख्या। नंबर 3 तीसरा समान क्या आ गया फिर आगे, तत्व, यानी एलिमेंट समान है, तत्व। फिर अगला रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। और फिर लिखो इसी तरह से एक पॉइंट, समस्थानिक में भिन्न भिन्न गुण या भिन्न गुण, समस्थानिक में भिन्न गुण। और भिन्न में क्या लिखोगे, लिख लो द्रव्यमान संख्या। एक लाइट जलाई नहीं क्या, तभी मैं अंधेरों क्या हो रही है। द्रव्यमान संख्या। दूसरा न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तीसरा लिखो थर्ड भौतिक गुण, भौतिक गुण। ये इसमें क्या है, भिन्न भिन्न प्रॉपर्टी होती है किसमें, समस्थानिक की। समस्थानिक में समान गुण कौन से हैं और अलग गुण कौन से हैं, पहचानने का तरीका आना चाहिए। अब देखो समस्थानिक में जो है ना, तीन समस्थानिक में, वो जलाना एक और, तीन समस्थानिक में अब याद रखना कि एन अपॉन पी जो है ना, एन अपॉन पी का अनुपात जो है, एन अपॉन पी का, अगर इसका अनुपात क्या है, एक आए ना, वो अधिक स्थायी है, और अधिक स्थायी होंगे वो आराम से आपकी तरह बैठे रहेंगे, कोई कुचरनी नहीं करेगा। लेकिन जिनमें एन अपॉन पी का मान एक से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो क्या करेगा वो, अस्थायी है, क्या करेगा वो, स्थायी होने की कोशिश करेगा, तो वो भागदौड़ करेगा, और भागदौड़ करेगा तो क्या करेगा वो, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, टूटेगा, ताकि एन अपॉन पी का मान क्या आ जाए, एक। कुछ विकिरणें बाहर निकालने स्टार्ट कर देगा, टूटकर एन अपॉन पी का मान एक करने की कोशिश करेगा। और जिन समस्थानिकों में एन अपॉन पी का मान एक नहीं आता वो अस्थायी है, और वो निरंतर क्या है, विकिरणें बाहर निकालते हैं, और उन विकिरणों को बोलते हैं रेडियो एक्टिव विकिरण, और इस गुण को बोलते हैं रेडियो एक्टिवता, और इन समस्थानिक को बोलते हैं रेडियो एक्टिव समस्थानिक। तो यहाँ थोड़ी सी हमें रेडियो एक्टिवता की थोड़ी सी बात करनी है, दो चार पॉइंट याद करने इसके अंदर। कई बार पूछ लेते हैं रेडियम के खोजकर्ता कौन है ना, कुछ कई बार पूछते हैं ऐसे, इस तरह से रेडियम के खोज किससे की गई, यूरेनियम का अयस्क कौन सा है, इस तरह से अलग अलग प्रश्न आ जाते हैं कई बार। रेडियो एक्टिविटी वो एलिमेंट की पार्ट है, वो नीचे इसके छोटा सा लिखो हेडिंग, रेडियो एक्टिविटी, 2 मिनट बस, रेडियो एक्टिवता। मुंह फुला होगा तो 4 मिनट, और नहीं फुला होगा तो 2 मिनट। रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। और इसमें अब ध्यान रखना, समस्थानिक जो है ना, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई, समस्थानिक किसके द्वारा बताया गया, तब ध्यान रखना किसका नाम आता है, सोडी का नाम आता है, किसका, सोडी। तो अगर आज ने समस्थानिक की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, किसके द्वारा, सोडी के द्वारा दी गई। इसी में लिखना, नीचे लिखा देंगे एक बार, रुको।
फिर लिखो नीचे अलग से लिख लो एक लाइन, समस्थानिक की अवधारणा सोडी के द्वारा दी गई। ऊपर लिख लो या नीचे कहीं लिख लो, याद करना है, इस जगह मत लिखना जहां याद ना हो। समस्थानिक की अवधारणा सोडी के द्वारा दी गई। फिर लिखो नीचे रेडियो एक्टिवता में, और इसमें लिखो कुछ तत्व निरंतर विकिरणों का उत्सर्जन कर टूटते रहते हैं। इन्हें रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहा जाता है। वह इस गुण को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। इस गुण को रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। वह इन विकिरणों को रेडियो एक्टिव विकिरण कहते हैं। और रेडियो एक्टिव विकिरण में है ना, ये तीन मेन याद रखनी है। रेडियो एक्टिव विकिरण, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, और इसमें तीन याद रखनी है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा पर चार्ज क्या होता है, याद रखना ये +2। बीटा पे क्या होता है, -1। गामा क्या होता है, 0, उदासीन। द्विधनावेशित रेडियो एक्टिव विकिरण है अल्फा, ऋणावेशित रेडियो एक्टिव विकिरण है बीटा, उदासीन है तो गामा। और इस रेडियो एक्टिवता के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति किसका नाम आता है, हेनरी। अब देखो ऐसे लिख लो चाहे कि आपकी मर्जी है, हेनरी बेक्वेरेल लिख दें, कहीं पर आपको इस बेक्वेरेल की जगह ये लिखा हुआ मिलेगा तो एक ही बात है, ये बेक्वेरेल, हेनरी बेक्वेरेल, सही नाम ये है, हेनरी बेक्वेरेल। इसके द्वारा सबसे पहले रेडियो एक्टिवता की खोज की गई। तो एक पॉइंट ये लिखो, रेडियो एक्टिवता के जनक, फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता के जनक, फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी लिख लो हेनरी बेक्वेरेल। और इसकी एक लड़की थी, का नाम क्या था, क्या नाम था, मेरी। इसकी लड़की का नाम क्या था, मेरी था, जो बाद में मैडम बनी। और ये देखो हेनरी बेक्वेरेल जो था ना, ये क्योंकि उस टाइम जो है इतनी अधिक प्रिकॉशन नहीं था, इतना अधिक मतलब सावधानियां नहीं थी कि आजकल तो क्या है, एप्रिन वगैरह या ग्लव्स वगैरह पहन के पूरी ड्रेस रेडियो एक्टिवता काम करो, पूरी ड्रेस अलग आती है ताकि रेडियो एक्टिव विकिरण शरीर के टच ना हो, वो पहन के पूरा फिर काम करते, जैसे कोरोना वाली किट है ना वैसे। लेकिन पहले उस टाइम इतना नहीं था, तो वैज्ञानिक क्या करते, हाथ में रखते थे ऐसे, सीधा ही है ना, लगन हाथों के अंदर क्या है रेडियो एक्टिव समस्थानिक रखते, कहीं जेब में रखते और रखते। तो लगातार क्या है, विकिरणों के संपर्क में रहने से हेनरी बेक्वेरेल के क्या है, कैंसर हो गया था। क्या हो गया इसके, कैंसर। और जब ये मरने लगा ना, और आपको पता है जब पिता अगर ऐसे कंडीशन में आ जाए, सबसे बड़ी चिंता क्या होती है उसके, बेटी की शादी की। बेटी कौन थी, मेरी। अब ये भी वैज्ञानिक थी, अपने बाप के साथ काम करती थी, इसके लिए लड़के ढूंढे गए, सभी रिट की तैयारी करने वाला, कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला। अब ये साइंटिस्ट शादी कैसे करे,
लास्ट में ढूंढते ढूंढते अब हेनरी बेकरल जो था ना, इसके शिष्य था एक, जिसका नाम क्या था, पी क्यूरी। क्या नाम था, पी क्यूरी, यानी पियरे क्यूरी। पूरा नाम क्या है, पियरे क्यूरी ये था, ये वैज्ञानिक था। ये भी इसके पास ही काम करता था। लास्ट में थक हार के इन दोनों की शादी कर दी। अब मेरी क्या होगी, मेरी क्यूरी होगी। लगाते हैं ना आप, हस्बैंड का सरनेम आगे लगाते हैं, मेरी क्यूरी। और जब ये बड़ी वैज्ञानिक बन गई तो लोग इसको बोलने लगे, बोलते हैं ना कई बार कि बोलो वो कौन है, कबा फुलाना की मैडम है, बोलते ना ऐसे। तो बोले ये कौन है, बोलो क्यूरी की मैडम है। तो मैडम है, तो इसका नाम मैडम क्यूरी हो गया। और इसी मैडम क्यूरी ने क्या किया, यूरेनियम का एक एस्क होता है जिसको बोलते हैं पिंच ब्लेड, इसका होता है फॉर्मूला U3O8। ये पिंच ब्लेड है, यूरेनियम का एस्क है ये पिंच ब्लेड। और इसी पिंच ब्लेड एस्क से उसने क्या खोजा था, रेडियम की खोज की थी, जो रात में चमकता है। आता क्या घड़ियां वगैरह है, कोई गाड़ी की जैसे नंबर प्लेट वगैरह बनाते हैं ना, रेडियम की प्लेट बनाई जाती है, लाइट गिरते चमकना शुरू हो गया, दूर से दिख जाए। तो वो रेडियम किसने खोजा, मैडम क्यूरी ने, इस पिंच ब्लेड एस्क से। और ये एस्क हमेशा इसके जेब में, एप्रिन है ना, एप्रिन व्हाइट कोट होता है ना एप्रिन, उस एप्रिन के जेब में रहता हमेशा ये पिंच ब्लेड एस्क। और एक बार क्या किया उसने, जब रात को सोई ना तो टेबल पे रख के सो गई वो। रात को कोई 12 बजे उठी पानी पीने के लिए, और उठी तो अब उसने क्या देखा कि वो, क्योंकि उसमें क्या था, रेडियम था। अब रेडियम क्या चमक रहा था, तो उसमें से विकिरणें निकल रही थी बाहर। तो उसको लगा कि इसमें ऐसा क्या है जिससे ये चमक रहा है। तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और अपने हस्बैंड को पी क्यूरी को उठाया, बोलो शानो खड़े हो, देखो क्या हो रहा है। तो सियाना उठा, उठने के बाद चेक किया कि इसमें ऐसा क्या है। फिर मैडम क्यूरी ने उसकी खोज करते करते लास्ट में किस खोज निकाला, रेडियम की खोज कर दी। इसलिए कई बार आता रेडियम के खोजकर्ता कौन है, मैडम क्यूरी। और किससे खोज की, यूरेनियम के एस्क से। क्या नाम है, पिंचे, या कई बार पूछ ले यूरेनियम के एस्क का नाम बताओ तो पिंचे ब्लेड है, कल लिखा देंगे ये।